नमस्कार। चलिए आज हम और आप मिलकर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की इस कमाल की वैरायटी को समझते हैं। हमारे चारों तरफ जो अनगिनत तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं ना, वो सब मिलकर जिंदगी का एक खूबसूरत ताना बाना बुनते हैं। ये सवाल बहुत सिंपल है, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। कभी भी किसी पार्क में टहलने निकलिए तो महसूस होगा कि हर चिड़िया की चहक अलग है, हर फूल का रंग अलग और हर पत्ती का पैटर्न भी। बस प्रकृति की यही खासियत विविधता है। तो आज हम इसी रोमांचक सफर पर निकलेंगे। हम समझेंगे कि ये जीवन का जाल आखिर है क्या। देखेंगे कि साइंटिस्ट इतनी सारी वैरायटी को स्टडी करने के लिए इसमें एक सिस्टम कैसे बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी, हम ये भी जानेंगे कि हम सब मिलकर इस कीमती खजाने को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जीवन का जाल। जब हम कहते हैं विविधता या डाइवर्सिटी, तो इसका असली मतलब क्या होता है? सीधे साधे शब्दों में कहें तो विविधता का मतलब है अलग अलग तरह का होना। ये नेचर का एक बेसिक रूल है। सोचिए जरा, एक ही स्पीशीज के होने के बावजूद कोई भी दो इंसान, जानवर या पौधे एकदम हूबहू एक जैसे नहीं होते। और यही फर्क जिंदगी को इतना मजेदार बनाता है ना? इसे महसूस करना है तो बस अपने आसपास के किसी पार्क के बारे में सोचिए। वहां तरह तरह के पौधे हैं, छोटी छोटी घास है, फिर झाड़ियां हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ भी। अलग अलग जानवर हैं, पक्षी, तितलियां, शायद बंदर भी। हर किसी की आवाज अलग, खुशबू अलग, हर जीव अपने आप में यूनिक है। और जब हम किसी खास इलाके, मान लीजिए एक जंगल या एक तालाब, वहां मौजूद जिंदगी की इस पूरी रेंज को देखते हैं तो उसे कहते हैं जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। ये सिर्फ अलग अलग जीवों की लिस्ट नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जहां हर एक जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया में करोड़ों तरह के जीव जंतु हैं तो वैज्ञानिक इन सब को स्टडी कैसे करते हैं? ये तो सुनने में ही एक बहुत बड़े कंफ्यूजन जैसा लगता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर एक स्पीशीज को अलग अलग पढ़ना तो लगभग नामुमकिन है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण में, लाइब्रेरी। सोचिए, हम लाइब्रेरी में हजारों किताबों को उनके सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग रखते हैं ताकि हमें जो किताब चाहिए वो आसानी से मिल जाए। बिल्कुल वैसे ही साइंटिस्ट्स भी लिविंग बीइंग्स को ग्रुप्स में बांटते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इसमें जीवों को उनकी समानताओं और उनके अंतरों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। ये एक तरह से साइंस की वो भाषा है जिससे हम नेचर की कहानी को पढ़ और समझ पाते हैं। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल होके देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन पौधों के मामले में कैसे काम करता है। हम पौधों को उनकी सबसे साफ दिखने वाली खूबियों से पहचानना शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और आसान तरीका है उनकी हाइट और तने को देखना। जो बहुत लंबे और मजबूत तने वाले हैं वो है पेड़, जैसे आम का पेड़। फिर आते हैं मीडियम हाइट वाले, झाड़ी जैसे पौधे, जिन्हें श्रब्स या झाड़ी कहते हैं। गुलाब का पौधा इसका बढ़िया उदाहरण है। और आखिर में वो जो छोटे और नरम तने वाले होते हैं वो हैं हर्ब्स या शाक, जैसे टमाटर। अगर थोड़ा और डीप में जाएं तो हम पत्तियों को देख सकते हैं। पत्तियों में जो नसें होती है ना, उनका अरेंजमेंट, जिसे वेनेशन कहते हैं, वो दो तरह का होता है। कुछ पत्तियों में ये एक नेट या जाल की तरह फैला होता है, जैसे गुड़हल के पत्ते में, और कुछ में ये नसें सीधी और एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, जैसे केले या घास की पत्ती में। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये पौधों को पहचानने का एक गोल्डन रूल है। पौधों को दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। देखिए कितना सिंपल है। मोनोकॉट्स के बीज में एक बीज पत्र होता है और उनकी पत्तियों में पैरेलल नसें होती हैं। वहीं डाइकॉट्स के बीज में दो बीज पत्र होते हैं और उनकी पत्तियों में जालीदार नसें। ये पौधों के ग्रुप को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए अब पौधों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जानवरों को कैसे ग्रुप किया जाता है। इनके लिए भी कुछ आसान से तरीके हैं। जानवरों को ग्रुप में बांटने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है उनके चलने फिरने का ढंग। कुछ जानवर जमीन पर चलते हैं, जैसे बकरी, कुछ हवा में उड़ते हैं, जैसे पक्षी, कुछ पानी में तैरते हैं, जैसे मछली, और कुछ जमीन पर रेंगते हैं, जैसे चींटी। उनका मूवमेंट उनके शरीर की बनावट के बारे में हमें बहुत कुछ बता देता है। अब हम एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं। कोई भी जीव कहाँ रहता है और वो उस जगह पर रहने के लिए खुद को कैसे तैयार करता है।
हर जीव का एक नेचुरल घर होता है जिसे हम आवास या हैबिटेट कहते हैं। जैसे मछली का हैबिटेट पानी है तो ऊंट का रेगिस्तान। हर जीव अपने हैबिटेट के लिए ही बना होता है और वही जगह उसके जीने के नियम तय करती है। और जिन खासियतों की वजह से कोई भी जीव अपने घर में आराम से रह पाता है उन्हें हम कहते हैं अनुकूलन या अडैप्टेशंस। आप इन्हें नेचर की दी हुई सुपर पावर्स भी कह सकते हैं जो उन्हें अपने माहौल में सर्वाइव करने में मदद करती हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है कैक्टस। ये रेगिस्तान में जीने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसका मोटा गूदेदार तना पानी स्टोर करता है और इसकी पत्तियां कांटों में बदल गई हैं ताकि धूप में कम से कम पानी उड़े। कमाल है ना? बिल्कुल इसी तरह ऊंट को देखिए, उसके लंबे पैर उसे गर्म रेत की तपिश से दूर रखते हैं और उसका जो कुबड़ है उसमें फैट के रूप में खाना स्टोर रहता है। ये सब बेहतरीन अडैप्टेशंस हैं जो उसे रेगिस्तान का जहाज बनाते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि बायोडाइवर्सिटी कितनी कमाल की चीज है, पर यह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये हमारे जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। हमारा खाना, दवाइयाँ, साफ हवा, साफ पानी सब इसी पर निर्भर है। लेकिन आज यही विविधता खतरे में है, तो सवाल है इसकी रक्षा के लिए क्या हो रहा है? अच्छी बात यह है कि कोशिशें लगातार चल रही हैं। भारत में 1973 में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसा बड़ा अभियान शुरू हुआ था और अभी हाल ही में 2022 में चीतों को भारत में फिर से बसाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये दिखाता है कि उम्मीद अभी बाकी है। लेकिन सारी उम्मीद सिर्फ बड़ी सरकारी योजनाओं पर नहीं टिकी है। भारत में पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स जैसी सदियों पुरानी परंपराएं हैं जहां लोकल कम्युनिटीज खुद आस्था के नाम पर जंगलों के कुछ हिस्सों की रक्षा करती हैं। ये परंपरा और संरक्षण का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। तो ये सवाल अब हम सबके लिए है। जीवन की इस अद्भुत वैरायटी को समझने के बाद हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। हम और आप इस खूबसूरत ताने बाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने में अपना क्या रोल निभा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।